सभी को नमस्कार। आज अध्याय 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, रक्त की संरचना। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि अधिकतर हम लोग रक्त के संबंध में चर्चा करते रहते हैं। किसी को रक्त की कमी हो गई, किसी को रक्ताल्पता के कारण कौन कौन से रोग हो गए, इस तरह की इनमें विशेष बातें जो सबके लिए जानने के लिए आवश्यक हैं, वो हमें जानना जरूरी हो जाता है। और ये सबको इस वीडियो को देखना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई भी हो। इस संबंध में जानकारी सबको होना आवश्यक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं कि रक्त की संरचना किस तरह की होती है। इस संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रक्त वाहिनियों में बहने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है। जो रक्त के बारे में बात करेंगे, रक्त क्या है, तो ये वाहिनियों में बहने वाला गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है। यह एक जीवित ऊतक है। यह शरीर का लगभग 8% भाग होता है। अपने शरीर में जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होता है, तो वो रक्त की मात्रा जो होती है वो लगभग 8% होती है। इसका आपेक्षिक घनत्व अगर हम देखें तो ये 1.05 या 1.05 से 7.06 होता है, तथा इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। अधिकतर 7.4 ही होता है, लेकिन इसके बीच में हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग अगर देखा जाए कि लीटर के हिसाब से कितना रक्त होता है, तो वो 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ये मनुष्य के शरीर पर निर्भर करता है कि 4 लीटर होगा या 5 लीटर होगा या इसके बीच में होगा। इस तरह से मनुष्य के शरीर में इतना रक्त पाया जाता है। और रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो पूरा रक्त है उसमें कणिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और कितनी सभी प्रकार की जो कणिकाएं हैं उनका लगभग 40% भाग होता है, और बाकी अन्य चीजें पाई जाती हैं। तो इनमें देखते हैं कि रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो इनमें कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो रक्त प्लाज्मा नंबर 1 हो गया, फिर है लाल रक्त कण, और नंबर 3 है श्वेत रक्त कण, और नंबर 4 है रक्त प्लेटलेट्स। इनके संबंध में आपने सबने सुना होगा कि रक्त प्लाज्मा क्या चीज है। कम से कम शब्द तो सुने ही होंगे। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, इसके बारे में भी सुना होगा। और रक्त प्लेटलेट्स, जो ब्लड की प्लेटलेट्स होती हैं, उसके बारे में भी सब ने सुना होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि रक्त प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। अब ये ध्यान देना होगा कि रक्त प्लाज्मा में रक्त कण तैरते रहते हैं। रक्त कण कौन कौन से हुए? वही श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, ये प्लाज्मा में तैरती हैं। वह प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में प्लाज्मा का ही कार्य होता है। वही पहुंचाएगा सभी प्रकार के जो हमने तत्व अवशोषित किए, जो भोजन प्राप्त किया है उससे जो तत्व प्राप्त हुए हैं, उन अवशोषित तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा रक्त प्लाज्मा का ही होता है। यह रुधिर का या रक्त का लगभग 50 से 60% भाग होता है। जितना रक्त पाया जाता है उसका जो देखी जाए मात्रा कि उसमें रक्त प्लाज्मा की मात्रा कितनी होगी, तो वो 50 से 60% के बीच में होती है। अब इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इसमें 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक घटक,
और 0.1% ग्लूकोज आदि पदार्थ होते हैं। इस तरह से जो प्लाज्मा की संरचना है उसमें 92% या 92.5% जल रहेगा, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक घटक और 0.1% जो होंगे वो ग्लूकोज आदि। इन पदार्थों से ये रक्त प्लाज्मा जो होता है उतना बना होता है। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण, अब इसमें क्षारीय लवण भी पाए जाते हैं, तो अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा, अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। तो इसका मतलब दोनों तरह के पदार्थ पाए गए, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक में क्षारीय लवण होंगे और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा और अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान रहते हैं। रुधिर प्लाज्मा को पाउडर के रूप में भी अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये एक विशेष बात जो है, इसको शायद कम लोग ही जानते होंगे कि जो ये प्लाज्मा होता है रुधिर का, इसको पाउडर के रूप में भी संरक्षित जो होता है वो अधिक दिनों तक रखा जा सकता है, क्योंकि केवल जो रक्त का प्लाज्मा हुआ वो अधिक दिनों तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके पाउडर के रूप में भी इसका खोज की गई और इसको रुधिर प्लाज्मा का पाउडर भी तैयार किया गया, जो अधिक दिनों तक ब्लड बैंकों में या अन्य स्थानों पर संरक्षित रखा जा सकता है। इसमें जो रक्त प्लाज्मा में है मुख्य रूप से 3 प्रकार के द्रव घुले रहते हैं। अब इन द्रवों को जानना आवश्यक है कि कौन कौन से 3 प्रकार हैं जो ये इस प्लाज्मा में घुले रहते हैं। एल्ब्यूमिन नंबर 1 जो है एल्ब्यूमिन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इन जो ये द्रव हैं इनके कार्य या इनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है कि एल्ब्यूमिन क्या होता है। इससे प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित रहती है। जो 92% जल होता है उसको नियंत्रित करने का काम एल्ब्यूमिन का होता है। नंबर 2 आता है लोलब्यूमिन। यह अनेक बीमारियों से शरीर का बचाव करती है। इसका मतलब जो ये लोलब्यूमिन हुआ ये बीमारियों से रक्षा करती है या उनसे बचाव का कार्य इन्हीं का होता है। फिर होता है नंबर 3 इसमें फाइब्रिनोजेन। इससे रक्त के जमने में सहायता मिलती है। जब भी कभी चोट लगती है तो रक्त जो होता है वो निकलने लगता है, तो वो अधिक रक्त न निकले इसलिए उसका थक्का जमना, ये इसमें जो फाइब्रिनोजेन नाम का तत्व है वो तत्व इसमें इसके लिए जिम्मेदार होता है और वो इसको रक्त को जमा देता है। इसलिए फाइब्रिनोजेन के बारे में कई बार पूछ दिया जाता है। रक्त जमने की प्रक्रिया जब इसके आगे पढ़ेंगे हम तब इसको समझेंगे। अब देखते हैं नंबर 2 क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कण, पहला नंबर हुआ रक्त प्लाज्मा, नंबर 2 है अब लाल रक्त कण। तो लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति एक सूक्ष्म, गोल, तस्तरीनुमा तथा उभयातल होती है। उभयातल का मतलब दोनों तरह से उभयाकार, उसका जो आकार होता है वो उभय होता है, दोनों तरफ से उभरा हुआ। तो इसका जो आकृति के बारे में देखेंगे तो ये सूक्ष्म होते हैं लाल रक्त कण, गोल होते हैं, तस्तरीनुमा होते हैं और दोनों तरफ से उभरे हुए होते हैं। लाल रक्त कण रुधिर का 90% भाग होता है। अब उस रुधिर में जितना % होगा लाल रक्त कणों का वो 90% होंगे। जो भी कणिकाएं हैं उनमें अगर प्रतिशत देखा जाएगा, निकाला जाएगा तो रुधिर का वो लगभग 90% भाग होगा। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली जीव कला के आवरण से ढकी रहती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होगी उसकी जीव कला का जो आवरण होगा उससे ये रुधिर कणिका ढकी रहती है। रुधिर कणिका में इसमें क्या होता है, लाल रक्त कण में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1 घन मिलीमीटर रक्त में 55 लाख
तथा स्त्री में 45 से 50 लाख कण होते हैं। जो लाल रक्त कणों की संख्या है वो मनुष्य में लगभग 55 लाख और स्त्री में लगभग 45 से 50 लाख तक लाल रक्त कण पाए जाते हैं। इसमें लोहे तथा प्रोटीन के तत्वों का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो लाल रक्त कण होते हैं उसमें लोहे तथा प्रोटीन के जो रक्त हैं तत्व हैं ये दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे हम आमतौर पर हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण या लोहे की मात्रा उसमें उपस्थित होने के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। और इन जो लाल रक्त कणिकाओं की आयु है, कितने दिन तक लाल रक्त कणिकाएं जीवित रहती हैं, इसके बाद ये स्वतः नष्ट हो जाती हैं, फिर दूसरी बनती हैं। तो इनकी आयु 120 से 127 दिन तक मानी गई है। इस तरह से लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। इनकी आकृति अमीबा की भांति, अमीबा आपने सुना होगा, एक कोशिकीय जो जंतु है उसको अमीबा कहते हैं, तो उसी की तरह, क्योंकि उसका भी आकार निश्चित नहीं होता है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी रंगहीन लाल रक्त कणों से बड़े तथा एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। अब जब ये कभी अंतर पूछ दिया जाता है कि लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कणों में इनमें अंतर क्या होगा, तो लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाया जाएगा और इसमें केंद्रक एक या एक से अधिक भी होते हैं। लाल रक्त कणों की अपेक्षा ये रक्त कण जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। इनका निर्माण प्लीहा में होता है। मनुष्य के अंदर एक अंग होता है प्लीहा, तो इसमें जो निर्माण इसका जो होगा श्वेत रक्त कणों का वो प्लीहा में होगा। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। इनका प्रमुख कार्य जो होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या है, तो रोगाणुओं को ग्रसना, माने रोगाणुओं को खा लेना या उन्हें नष्ट कर देना, तथा शरीर की रक्षा हेतु रक्षित क्षेत्र तैयार करना है। इसका मुख्य रूप से जो श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है, वो जितने रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको वो ग्रस लेता है या खा लेता है या नष्ट कर देता है, तथा शरीर की रक्षा के लिए एक रक्षित क्षेत्र माने सुरक्षित क्षेत्र इसको तैयार करके रखता है। श्वेत रक्त कणिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। 2 तरह की इसमें जो रक्त कणिकाएं हैं उनके 2 भाग होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स। तो इस तरह से अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं इनका गहराई से, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं का ही विशेष महत्व है। तो सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इसका प्रकार जो होता है वो किस किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। इस तरह से अब इनके कार्य देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स के क्या कार्य हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। अभी ये बताया था श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या है कि जो भी जीवाणु आते हैं या रोगाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य ये करते हैं। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स का काम है ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा। इनका आकार जो होता है वो 12 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के बीच में होता है। इसमें भी केंद्रक जो होता है वो 2 से 6 भागों में विभाजित होता है। अब बेसोफिल्स देखेंगे तो इनका आकार कितना 10 से 15 माइक्रोन व्यास इनका होता है। ये भी संक्रमण से रक्षा करती है, ये रक्षा कवच बनाता है। और एओसिनोफिल्स इनका आकार 10 से 15 माइक्रोन व्यास का होता है। इनका जीवन काल केवल 14 घंटे होता है। इसके द्वारा एलर्जी प्रतिरक्षा की भूमिका का निर्वहन किया जाता है।
हम लोग कह देते हैं कि हमें फला चीज़ से एलर्जी हो जाती है, या इस तरह से जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, तो एलर्जी के लिए मुख्य रूप से जो ये घटक है वो है एओसिनोफिल्स। इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछ किया जाता है कि एलर्जी से रक्षा कौन सा करता है, तो एओसिनोफिल्स, इसको हम याद रखेंगे कि इससे हमारी इसकी रक्षा होती है एलर्जी से। अब आता है एग्रेन्यूलोसाइट्स, इसके बारे में समझते हैं। तो ये भी इसमें दो प्रकार के, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये आपने इनको पढ़े होंगे क्योंकि ये कई बार पढ़ने में आ जाता है। तो मोनोसाइट्स को अगर हम देखेंगे तो इनका आकार 12 से 20 माइक्रोन व्यास का होता है और ये जीवाणुओं से रक्षा करती है। और लिम्फोसाइट का क्या काम है? केंद्रक इसका बड़ा तथा गोल होता है, यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे तो ये जो रोगाणु होंगे वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे हमारे शरीर के अंदर और पहले ही नष्ट हो जाएंगे। तो जीवाणुओं से रक्षा करने का काम मोनोसाइट्स का और एंटीबॉडीज बनाने का काम लिम्फोसाइट्स का है। अब इसके बाद जो इसका चौथा प्रकार था, रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त प्लेटलेट्स कहेंगे या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, इसका मतलब केंद्रक इसमें नहीं होता रक्त प्लेटलेट्स में, द्विउत्तलीय, दोनों तरफ से उत्तल लेंस की तरह उभरी हुई तस्तरी नुमा संरचना होती है। तो ये आकार में छोटे हुए, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये दोनों तरफ से उभरे हुए उत्तल लेंस की तरह तस्तरी नुमा होते हैं। ये इनकी संरचना हुई। इनका व्यास लगभग 2 से 4 माइक्रोन होता है। रक्त में लाल तथा श्वेत रक्त कणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पदार्थ तैरते रहते हैं। इन्हें रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रक्त प्लेटलेट्स क्या हुआ? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, इनके अलावा जो पदार्थ तैरते रहते हैं वो रक्त प्लेटलेट्स कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 2.5 लाख तक होती है। इनका मुख्य कार्य चोट लगने पर रुधिर बहाव को रोकना अर्थात थक्का जमने में भी सहायता करती है, जो रक्त प्लेटलेट्स का काम है। लेकिन इसके अन्य कार्य भी हैं, जैसे शरीर की ऊर्जा को बनाए रखना, एनर्जी लेवल जिसका डाउन हो जाता है, इसका मतलब रक्त प्लेटलेट्स उसमें कम हो जाती हैं। आपने इससे पहले पूर्व में जो डेंगू का संक्रमण चला था या इस समय भी देखेंगे तो उनमें रक्त प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कह रहे हैं प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो कम हो जाने के कारण जो उनका रक्षा तंत्र है वो भी समाप्त हो जाता है और एंटीबॉडी का निर्माण भी कम होने लगता है। इस तरह से अगर रक्त प्लेटलेट्स की कमी है तो इनको बढ़ाया भी, ये बहुत शीघ्रता से बढ़ती भी हैं और शीघ्रता से घटती भी हैं। इसलिए रक्त प्लेटलेट्स के संबंध में हम लोगों को जानना चाहिए कि इसका जो मुख्य कार्य है वो रुधिर को बहाव को रोक भी देता है और जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल जिसको हम कहते हैं, ऊर्जा का स्तर जो होता है वो बढ़ने या घटने में इसका मदद करता है। तो इस तरह से हमने रक्त के जो 4 भाग पढ़ लिए, रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। अब रक्त के कार्य एवं महत्व को समझते हैं कि रक्त के क्या कार्य हैं और इसका महत्व क्या क्या है। यह वायुमंडल की वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। इसका मतलब रक्त का बहुत महत्वपूर्ण काम है कि ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। दूसरा काम इसका है कि पचे हुए भोजन पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसीय अम्ल रक्त द्वारा अवशोषित कर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब रक्त का मुख्य कार्य क्या हुआ इसमें कि जो भोजन हमने प्राप्त किया, जो भोजन ग्रहण किया,
उसमें से जो अमीनो अम्ल बना या ग्लूकोज बना या वसीय अम्ल बने, तो ये रक्त द्वारा ही अवशोषित किए जाते हैं और ये विभिन्न अंगों को पहुंचाए जाते हैं। ये रक्त का कार्य है। नंबर 3 देखेंगे अपशिष्ट पदार्थ। जो शरीर के अंदर हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर करने का काम भी ये करता है। तो जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है आदि जो ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इनको रक्त द्वारा वृक्क अथवा त्वचा तक पहुंचा दिया जाता है। त्वचा में देखा आप लोगों को कहते हैं कि पसीना आ गया, तो इसका मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ है। वृक्क में पहुंच जाता है जो यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड बन जाता है, किसी को यूरिया बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये बाहर निकालने का काम। तो रक्त का कार्य इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी है। नंबर 4 है हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। वे सभी रस जितना स्रावित होते हैं वो रक्त के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। नंबर 5 है रक्त की श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम WBC कहते हैं। और ये जो हानिकारक परजीवी होते हैं, सूक्ष्म जंतुओं और जीवाणुओं आदि को आक्रमण से बचाती है। इसका मतलब रक्त के अंदर का ही भाग है ये श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये हानिकारक जो परजीवी होंगे उनसे या जो सूक्ष्म जंतु जितने आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, इस तरह से इनको आक्रमण जो इनका होता है उससे बचाती हैं और एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। अब देखते हैं कि रक्त समूह या रक्त वर्ग, इसकी चर्चा बहुत, ब्लड ग्रुप जैसे हम लोग कहते हैं, इसका ब्लड ग्रुप के संबंध में थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप की चर्चा बहुत हुआ करती है कि हम इस व्यक्ति का ये ब्लड ग्रुप है, इस व्यक्ति का ये है, हमारा ये ब्लड ग्रुप है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा आवश्यक है, विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। तो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ने सन 1900 में की थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें वर्ष 1930 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह को 3 समूहों में बांटा था। वो 3 समूह कौन कौन से थे? A, B और C उनका नाम दिया था। कि पहला समूह उन्होंने A दिया, फिर दूसरा B और तीसरा C, ये 3 समूह के नाम दिए। परंतु जो C समूह रक्त समूह था उसमें A तथा B जो रक्त समूह थे उनके एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण इसे यूरोप में 0 के रूप में प्रतिपादित किया। जो C ब्लड ग्रुप था, इन्होंने जो C का नाम दिया था उसको ज़्यादा मान्य न करते हुए, क्योंकि इसमें एंटीजन A और B के जो एंटीजन थे वो नहीं पाए जाते थे, इसलिए इसे 0 ग्रुप में मान लिया गया। ये सर्वमान्य किया गया कि इसको रक्त समूह जो होगा 0 या O ग्रुप, इसको बाद में कहा गया है। 0 न्यूट्रल कर दिया गया था और इसको O के नाम से माना गया कि यह O ग्रुप ये कहा जाएगा। फिर चौथे रक्त समूह AB की खोज 1902 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वान डीकासेलो और एंड्रियानो स्टोरली ने की थी। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के 1902 में जो एक चौथा ब्लड ग्रुप आया AB, उस ब्लड ग्रुप की उन्होंने 1902 में खोज की थी। तो मनुष्य के रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं। अब इनको समझना पड़ेगा। जो रक्त है उसमें प्रोटीन पदार्थ, एक को एंटीजन कहेंगे या इसको प्रतिजन कहते हैं हिंदी में, और दूसरे को एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी इनको कहा जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से आप लोग समझेंगे कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। ये दोनों जानने का प्रयास करते हैं।
एंटीजन यह लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे? जो लाल रुधिर कणिकाएं होंगी उनकी जो जीवन कला होगी उसकी बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए को प्रदर्शित करना हुआ एंटीजन ए को तो कैपिटल ए से करेंगे और एंटीजन बी को करना हुआ तो कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे। अब एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, इसके बारे में समझते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पाए जाएंगे? रुधिर के प्लाज्मा में। जबकि एंटीजन कहाँ पाए जाते थे? रुधिर कणिकाओं की जीवन कला के बाहरी सतह पर, और ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए या एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। लेकिन इन्हें अंग्रेजी के हम छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अगर एंटीबॉडी ए कहना है तो वो स्मॉल ए का प्रयोग करेंगे और एंटीबॉडी बी कहना है तो स्मॉल बी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम इनके संकेतों को जरूर याद रखेंगे कि एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर्स में प्रयोग किया जाता है और एंटीजन को हम कैपिटल लेटर्स में प्रयोग करते हैं। रुधिर के थक्के के समान जमना तभी होता है जब एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं या कैपिटल ए तथा एंटीबॉडी ए, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अथवा एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ उपस्थित हों। इसका मतलब इनकी उपस्थिति का ये आवश्यक बात हो जाती है कि अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए है तथा एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये एक साथ उपस्थित होने चाहिए, तभी रक्त का थक्का जमता है। इसलिए रक्तग्राही एवं रक्तदाता का समूह समान होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब भी ब्लड किसी को चढ़ाने की आवश्यकता होती है या ब्लड दे करके जब वो ब्लड बैंक में रहता है, इसके बाद ब्लड की आवश्यकता अचानक किसी को पड़ती है, तो एक ही जो रक्तदाता और रक्तग्राही का जो ब्लड ग्रुप है वो एक समान होना चाहिए, अन्यथा रुधिर का थक्का बन जाने से प्रवाह रुक जाता है। तो यह भी बताया था कि अगर रक्त का थक्का बनना है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, इस तरह के ये एक साथ उपस्थित अपने अपने रूप में रहें और ऐसे ही रक्त को दिया जाए किसी मरीज को या जिसको आवश्यकता रुधिर की होती है, जिसका ब्लड ग्रुप समान हो। अभी इसके बारे में भी समझते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु हो जाती है। अगर थक्का जम गया और ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं हुआ तो थक्का जम जाएगा, और अब शरीर के अंदर यदि रुधिर का बहाव रुक गया थक्का जमने के कारण तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार रुधिर के चार समूह बन गए हमारे। कौन कौन से बने? ए बी, ए बी और ओ। चार वर्ग इसके हमारे अभी तक जो ज्ञात हैं उनमें से चार वर्गों में उनको विभाजित किया गया है। सभी मनुष्यों के सभी के जो रुधिर के वर्ग हैं, अब इनको समझते हैं कि ये चारों रुधिर वर्ग किस तरह के हैं। तो समूह ए में अगर देखेंगे हम, या ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे तो इसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। समूह जो वर्ग ए होगा उसमें प्रतिजन या एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। ऐसे बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, और ए बी में केवल एंटीजन ए और बी होंगे, जबकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ में एंटीजन नहीं होंगे और एंटीबॉडी ए और बी
ये पाए जाएंगे। इस तरह से इनके ग्रुपों का निर्धारण किया गया और इसी ग्रुप के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को जिसको रक्त की आवश्यकता होती है तो समान रुधिर वर्ग वाले या समान ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड उसको दिया जाता है। अब देखते हैं रक्त का जमना, कि जो हमारा रक्त जमता है वो किस तरह से जमता है, इसकी जो क्रिया है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब भी कभी शरीर में हमारी चोट लगती है तो जो ऊतक होते हैं वो ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त होने से जो रुधिर की प्लेटलेट्स हैं वो विघटित होने लगती हैं और एक तत्व बनता है जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है। अब ये यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है, कई बार इसका उत्तर सीधे सीधे लोग फाइब्रिनोजेन कह देते हैं, लेकिन ये प्रोटीन जो बनती है फाइब्रिनोजेन से वो फाइब्रिन नाम की प्रोटीन बनती है और अनेक फाइब्रिन के जो रेशे होते हैं वो क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं, एक प्रकार का जाल बना लेते हैं। तो प्लाज्मा में उपस्थित जो रहता है एक तत्व हमारा वो फाइब्रिनोजेन रहता है और उसके अंतर्गत जब वो विघटित होता है या अपघटित होता है तो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन जो बनता है वो फाइब्रिन के जो रेशे होते हैं वो खूब जालिकावत उसमें क्षतिग्रस्त स्थान पर बन जाते हैं, रख जाते हैं, जिससे कि वो जाल बन जाता है और जो ब्लड होता है वो निकलने से अवरुद्ध होने लगता है। इसी को हम थक्का जमना कहते हैं। देशों में रक्त कणिकाएं इन क्षेत्रों में जहां भी ये क्षतिग्रस्त क्षेत्र हैं वो रक्त कणिकाएं आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं। तो जो जाल बना हुआ रक्त कैसे बाहर नहीं आ पाता है, तो जो फाइब्रिन के रेशों का जो जाल बना है उसमें ये लाल रक्त कणिकाओं के और श्वेत रक्त कणिकाओं के जो कणिकाएं हुई वो उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर ही लाल थक्का बन जाता है। उलझ जाएंगी तो वहीं रुक जाएंगी और इस तरह से वो थक्का जम जाएगा, उसका रंग भी लाल रंग का होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अगर जब थक्का जम जाएगा तो रक्त का बहना बंद हो जाता है। रक्त जमने की प्रक्रिया में भी कुछ अंग और कुछ पदार्थ भाग लेते हैं। इनको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से अंग रक्त जमने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कौन कौन से पदार्थ। तो नंबर 1 है रक्त प्लेटलेट्स, ये इसमें भाग लेते हैं रक्त जमने की क्रिया में। नंबर 2 है यकृत का एक स्राव, विशेष प्रकार का स्राव जो यकृत से होता है वो भी इसमें भाग लेता है। इसका मतलब यकृत भी जो मनुष्य का अंग है वो इसमें इस प्रक्रिया में भाग लेगा। नंबर 3 है विटामिन के, कैल्शियम सीए, विटामिन के भी होती है और कैल्शियम सीए, ये भी इसमें रक्त जमने की प्रक्रिया में हिस्सा बनते हैं। नंबर 4 है फाइब्रिनोजेन, अभी जो जिसकी चर्चा की थी कि फाइब्रिनोजेन जो होता है वो विघटित होकर के प्रोटीन फाइब्रिन जो नामक प्रोटीन है वो फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदल जाती है। नंबर 5 है लाल एवं श्वेत रक्त कण, ये तो भाग लेते ही हैं क्योंकि ये तो बाहर रक्त से बाहर निकल रहे हैं, तो ये इसमें भाग लेते हैं रक्त जमने की क्रिया में। अब देखते हैं कि रक्त बैंक क्या होता है। ब्लड बैंक का खूब नाम हमने सुना होगा। ब्लड बैंक, इनका काम क्या है? वह संस्था या स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं रक्त बैंक कहलाते हैं। इसका मतलब जो बैंक है वो इस तरह का जो मनी बैंक होता है उससे विभिन्न स्तर का, जिसमें कि ऐसे उपकरण भी होंगे जिसमें कि ब्लड इनको रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, एक निश्चित उसमें तापमान दिया जाए, और या ऐसे स्थान जहां पर इस तरह की ये सारी सुविधाएं रहती हैं उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों के जो रक्त होते हैं वो इसमें सुरक्षित एवं
संग्रहित किए जाते हैं। सुरक्षित करने का मतलब ये नष्ट न हो, इनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आदि न हो, और संग्रहित का मतलब इकट्ठा बना रहे, माने यहाँ जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़े तो यहाँ रक्त उपलब्ध मिले। इस तरह से रक्त बैंक की स्थापनाएं की गई। इनमें जो आधुनिक उपकरण रखे रहते हैं, उनमें जो विधियां होती हैं उनमें 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांच अथवा प्लास्टिक की वायुरोधी बोतलों में 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वो जो बोतलें हों वो वायुरोधी हों, मतलब उसके अंदर वायु प्रवेश न कर सके, चाहे वो कांच की बनी हो चाहे प्लास्टिक की बनी हो। ऐसी बोतलों में इनको रखा जाता है। लेकिन ये भी ब्लड जो होता है वो 30 दिन तक संरक्षित रहता है। तो मानव जीवन के लिए अगर देखा जाए, मानव की आवश्यकताएं जो होती हैं उनमें ब्लड बैंकों की विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि अचानक जब आवश्यकता ब्लड की पड़ती है तो हमें वो ब्लड कहीं से प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे समय में ब्लड बैंक ही काम आते हैं, जहां से हम उस ब्लड को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं रक्त पीड़ित जो सामान्य रोग हैं उनकी जानकारियां कर लेते हैं कि ब्लड की कमी से जो रोग होते हैं, उन कुछ रोगों की सामान्य सी जानकारी हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या कमी हो जाती है रक्त की कमी से। तो सबसे पहला देखते हैं रक्ताल्पता या रक्त की कमी। रक्ताल्पता का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी या हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन से रक्ताल्पता या खून की कमी होती है। तो खून की कमी के लिए मुख्य कारण क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे जो परिवर्तन हो जाते हैं, कई बार उसकी वजह से खून की कमी होती है, या हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन एवं अन्य तत्वों का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक भी होगा, और जो भी पोषक तत्व होंगे उसको भी ये ले जाएगा। रक्त के माध्यम से जो जाता है सभी अंगों को हमारे पोषक तत्व, तो उसमें हीमोग्लोबिन इसका एक वाहक बनता है, जो इसके माध्यम से सभी अंगों को रक्त पहुंचता है या पोषक तत्व पहुंचते हैं। अतः इसकी कमी अगर हो जाए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है। मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उस पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी बाधा आती है और उसकी भी कमी होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा भी और कई रोग होने लगते हैं। अब इसके कारण समझते हैं हम कि कारण क्या है। रक्त पीड़ित जो सामान्य रोग होते हैं, रक्ताल्पता का जो कारण है वो क्या क्या कारण है, क्यों रक्त की कमी हो जाती है मनुष्यों को, इसको समझते हैं। तो लौह तत्व युक्त भोजन का अपर्याप्त सेवन, जो हम लोग भोजन करते हैं उनमें लौह तत्वों की कमी होती है। जिनके भोजन में संतुलित भोजन नहीं होता है उनमें लौह तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो पर्याप्त भोजन उस तरह का नहीं मिल पाएगा, तो पर्याप्त लौह तत्व का अवशोषण नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमें हीमोग्लोबिन या रक्त की कमी हो जाएगी। नंबर 2 है इसका कारण मुंह, आहार नाल, आमाशय या आंतों में रक्त का स्राव। इन स्थानों पर कभी मुंह में रक्त का स्राव होता है, आहार नाल में रक्त का स्राव, या आमाशय में, या यौनिक रक्त स्राव या भारी मासिक स्राव। इस तरह से जब होता है तो रक्त की कमी होने लगती है। कई बार चोट आदि एक्सीडेंट होने पर, दुर्घटना होने पर अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। तो ये इस तरह के कारण हैं जिनकी वजह से हमें रक्ताल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी के लक्षण क्या हैं? जैसे अभी हमको महसूस नहीं हो रहा होगा कि हमारे अंदर रक्त की कमी है या नहीं जब तक कि हम लोग जांच नहीं करवाते हैं, लेकिन उसके सामान्य लक्षण अगर हम लोग जान लें तो थोड़ा उस पर सावधानी रखी जा सकती है और लौह तत्वों का
या उससे युक्त जो भोजन होता है उसका पर्याप्त सेवन प्रारंभ कर देंगे। तो लक्षण समझते हैं इसके। नंबर 1 लक्षण है थकान या कमजोरी का अनुभव करना। जब कमजोरी महसूस होने लगे या थकान बहुत महसूस होने लगे तो हमें समझना चाहिए रक्त की कमी है। ये प्लेटलेट्स का भी, चूंकि रक्त के अंदर वो भी पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण भी हमने बताया था कि इसमें जो होता है एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिससे कि थकान या कमजोरी महसूस होती है। नंबर 2 है इसका लक्षण त्वचा, मसूड़ों, आँखों, नाखून एवं हथेलियों का पीला होना। जब लगे कि आपका त्वचा का रंग या मसूड़ों का रंग या आँखों का रंग या नाखूनों का रंग या जो हथेलियाँ हैं वो पीली दिखाई देने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि रक्त की हमारे अंदर कमी हो गई है। नंबर 3 है कि चक्कर आना या बेहोशी आना। इस तरह से भी देखना चाहिए, अगर किस चक्कर आते हैं या बार बार बेहोशी सी महसूस हो जाती है, बेहोशी आ जाती है, तो भी खून की कमी उसमें एक कारण हो सकता है। इसके बाद है हाँफना या सीने में दर्द होना। जब भी जरा सा भी हम थोड़ा चलेंगे या 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उसी में अगर हमें हाँफना प्रारंभ कर देते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हमारे खून के अंदर कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी है या रक्त की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। सीने में भी दर्द, ये भी कई बार इसका कारण बनता है। दिल की धड़कनों का तेज होना। अचानक आपने देखा होगा कई बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है या थोड़ा सा चलने पर अपने आप दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो इस तरह के ये लक्षण हैं इसके खून की कमी के। अब इनके उपचार क्या क्या हैं कि जो हम सामान्य तौर पर इस पर ध्यान रखते हुए, सावधानी रखते हुए इसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा, दुग्ध उत्पाद आदि इनका सेवन करना चाहिए। या इतना हमें मालूम होना चाहिए कि किन किन सब्जियों से, फलों से हमें लौह तत्व की अधिक मात्रा मिल जाएगी, तो उनका भी हमें सेवन करना चाहिए। जैसे अनार में भी पाया जाता है, चुकंदर होता है, इसमें भी अधिक लौह तत्व पाए जाएंगे। इस तरह से जितनी भी हमें जानकारी होती जाए उनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। पालक है, पालक में भी बहुत, इसलिए हरी पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं वो सब में ही आयरन या लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और दूध से बने हुए जितने उत्पाद हैं, चाहे वो दही हो, पनीर हो, मट्ठा हो, इनमें भी आयरन की मात्रा पाई जाती है। नंबर 2 इसका चिकित्सक की सलाह के अनुसार कोई लौह पूरक या आयरन सप्लीमेंट लेना। बाजार में जो एलोपैथिक दवाइयाँ भी आती हैं उनमें से टैबलेट्स भी आती हैं, तो वो चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लें, अपने आप इसमें लेना प्रारंभ न कर दें। चिकित्सक ही बताएगा कौन सा आयरन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लेना। तरल पदार्थ जो भी है इनका प्रयोग दूध, दही, इस तरह से सब्जियां जो पतली हैं उनका तरल पदार्थ के रूप में जो भी भोजन हम करते हैं उसमें तरल पदार्थ, जूस, रस, इस तरह के तरल पदार्थों को हमें 6 से 8 गिलास लेना चाहिए अगर हमारे अंदर रक्त की कमी हो गई है। और अगर इसमें एक सावधानी जरूर रखनी है कि दर्द निवारक दवाएं जो हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ, सिर दर्द या कहीं भी शरीर में दर्द, तो हम लोग सबसे पहले दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, जो कि वो बहुत नुकसानदायक होती हैं हमारे हार्ट के लिए भी और हमारे किडनी और लीवर के लिए भी, इनको डैमेज करते हैं वो धीरे धीरे। इसलिए दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम, जहाँ तक कम हो सके उतना करना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं एक थैलीसीमिया एक रोग होता है, उसके बारे में समझते हैं रक्त की कमी के कारण कि इस रोग के क्या रोग है और इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या उपचार किया जा सकता है, इसको समझते हैं। तो थैलीसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक रूप से मिलने वाला रोग होता है। ये हेरिडिटी का रोग है। जिन माता पिता में
यदि दोनों में इस तरह से के जीन्स में माइनर थैलीसीमिया भी अगर होता है तो बच्चे में मेजर थैलीसीमिया माने बड़ा थैलीसीमिया का रोग जो होगा वो हो सकता है, जो कि बहुत घातक होता है। और यदि माता पिता में से किसी एक को माइनर थैलीसीमिया है तो बच्चे को खतरा नहीं होता है, उस लेवल का थैलीसीमिया उसके अंदर नहीं आ पाता है जिससे कि बहुत घातक हो जाए। तो इस रोग के होने से हीमोग्लोबिन जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। जो रक्त का महत्वपूर्ण तत्व है वो हीमोग्लोबिन है और इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाएगी, जिसके कारण जो लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं जो होती हैं वो तेजी से नष्ट होने लगती हैं। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं तेजी से नष्ट हो जाएंगी तो रक्त की भारी कमी हो जाएगी और उस रक्त की भारी कमी के कारण रोग के शरीर में रोगी जो भी होगा उसके शरीर में बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि रोगी के शरीर में ये यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, अधिक रक्त कई बार देना पड़ता है तो उसमें अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगता है। माने जो आयरन होगा वो अतिरिक्त मात्रा में हो जाएगा, ब्लड तो उसका पहुंच जाएगा उसमें, लेकिन लौह की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। ये लौह की मात्रा अधिक होने पर हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंच करके ये प्राणघातक बन जाता है। इसलिए यदि बाहरी रक्त चढ़ा करके या किसी तरह से हमने आयरन की मात्रा अधिक प्रयोग कर ली है और वो आयरन हमारा जो लौह तत्व है वो जमा होने लगता है तो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंच करके ये प्राणघातक भी बन जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आयरन का प्रयोग एक सीमा के अंदर ही करना है, ना कि बहुत अधिक इसका प्रयोग करते हुए ब्लड बढ़ाने के चक्कर में अन्य बीमारियों को पैदा कर लें। इसलिए ऐसा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उतना हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि इनमें लक्षण थैलीसीमिया के क्या हैं। सूखता चेहरा, या जो चेहरा होगा वो सूखता हुआ सा या सूखा हुआ सा प्रतीत होगा, उसमें चिकनाई नहीं होगी, वो सूखा सा चेहरा होगा। हमेशा वो बच्चा या व्यक्ति जो भी होगा वो बीमार रहता होगा, वजन उसका बढ़ नहीं रहा होगा। इसी तरह के सामान्य लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अब इसका उपाय क्या है, इसके उपचार क्या है? तो थैलीसीमिया पीड़ित रोगी के उपचार में काफ़ी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है। इसमें दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ेगी और बाहरी रक्त की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इतना सब करना, बार बार रक्त चढ़ाना और इतनी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ लेना, ये हर व्यक्ति की क्षमता के बाहर की बात होती है। अतः अधिकतर बच्चों की, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों में ही ये रोग होता है, हेरिडिटी के कारण होता है, तो ये प्रारंभ में ही हो जाता है। तो इनकी अधिकतर बच्चों की जो मृत्यु है वो 12 से 15 साल तक हो ही जाती है। और अगर आयु बढ़ती जितनी चली जाती है तो उसमें रक्त की मात्रा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो हमें ज़्यादा रक्त की आवश्यकता चढ़ाने की पड़ेगी और उससे फिर हमारे जो हृदय में, यकृत में, फेफड़ों में, इसमें भी प्राणघातक हो जाता है। वो आयरन कलेक्ट होकर के ज़्यादा इकट्ठा होकर के, तो ये अधिक आयु तक जीवित इनका रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इनकी बचपन में ही या बाल्यावस्था में ही एक प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने थैलीसीमिया के संबंध में पूरा समझने का प्रयास किया। अब अगला रोग है हीमोफीलिया। यह भी एक आनुवंशिक रोग है जो सामान्य रूप से जो होता है ये पुरुषों में होता है, लेकिन इसकी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये औरतों द्वारा फैलता है। हीमोफीलिया में शरीर से बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। जब रक्त जमेगा नहीं तो इसका मतलब रक्त ज़्यादा बाहर निकलता रहेगा, अपने आप रक्त की कमी हो जाएगी। तो विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है। जो रक्त का प्रोटीन जो होगी उसकी कमी के कारण
अभी जो उस प्रोटीन का नाम बताया था हमने इससे ऊपर पहले बता दिया है, फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन होती है उसकी कमी होने लगती है, जिससे जो क्लोटिंग फैक्टर है या उस कमी को हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। यह क्लोटिंग माने होता है जमना, जमने वाला फैक्टर, ये कहा जाता है। जैसे कि उस प्रोटीन की कमी को हम क्लोटिंग फैक्टर कहेंगे। इसकी विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर उसका बहना रोकता है। जो रक्त प्रोटीन होती है वो थक्का बना करके जो रक्त बहने का काम हो रहा है, बह रहा है अनावश्यक, उसको रोकने का काम करता है। इसका मतलब थक्का जमा देता है। इसकी कमी हो जाने से रक्त बहना बंद हो जाता है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। अब यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हीमोफीलिया जो है वो किसके कारण होता है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून का शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। अगर इस पदार्थ की कमी है तो वो थक्का नहीं जम पाएगा और खून बहता रह जाएगा। खून में इसके ना होने से खून का बहना बंद नहीं होता, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब इस रोगी के लक्षण समझते हैं कि इसके जो रोग है हीमोफीलिया का, इसके लक्षण और इसका उपाय उपचार क्या क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें शरीर में नीले रंग के जो निशान है वो बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर शरीर को ऊपर की त्वचा को देखेंगे हम तो नीले नीले रंग के निशान या चकत्ते या बिंदु इस तरह के बनना प्रारंभ हो जाते हैं। नाक से खून का बहना प्रारंभ होता है। आँख के अंदर खून का निकलना, कई बार आँख से भी खून निकलने लगता है, तो जो उसके अंदर निकलता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है, या उसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि ये हीमोफीलिया के ही लक्षण हैं। और जो जोड़े होते हैं, जोड़ जहाँ भी घुटने के जोड़ हों या कोहनी के जोड़ हों या शरीर में जहाँ भी जोड़ पाए जाते हैं वहाँ पर सूजन इनमें दिखाई देने लगती है। इस तरह के ये लक्षण देख करके हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये हीमोफीलिया भी हो सकता है। इस रोग में खून का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा जब उस तत्व की कमी पाई जाएगी, उस प्रोटीन की कमी पाई जाएगी और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ है वो कम हो जाएगा, तो खून का थक्का जो बनेगा वो देर में बन पाएगा, बहुत देर में बन पाएगा, हो सकता बनना भी बंद हो जाए अगर उसकी पर्याप्त कमी हो गई है तो। अब इसका उपचार देखते हैं। बार बार रुधिर आधान देते रहना अच्छा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड देते रहते हैं, तो ये देते रहना भी एक अच्छा संकेत होता है। प्रत्येक मनुष्य को रुधिर का दान या रक्त दान करना चाहिए। ये उस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इसका प्रभाव जो अगर हमने ब्लड दे दिया है तो कुछ घंटे तक ही रहता है, या कुछ 1-2 दिन में ही इसका जो रुधिर की कमी, जितना हमने रुधिर दे दिया है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसका प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, जब तक रक्त स्राव पूर्ण रूप से बंद न हो जाए अथवा नियंत्रण में न आ जाए। अब ये उस रोगी के लिए है ये बात कि रक्त स्राव पूर्ण रूप से बंद न हो जाए अथवा नियंत्रण में ना जाए और रुधिर आधान की क्रिया की आवश्यकता न हो, तब भी 100 से 180 घन सेंटीमीटर नूतन प्लाज्मा दिया जाता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि रोगी को लगे कि अब ये खून बंद हो गया है, रक्त का स्राव बंद हो गया है, अब ये नियंत्रण में आ गया है और खून देने की जो रुधिर आधान की क्रिया है उसकी अब आवश्यकता नहीं है, तब भी 100 से 180 घन सेंटीमीटर नूतन प्लाज्मा दिया जाता है, क्योंकि इसमें पैतृक रक्त स्राव के सभी विपरीत गुणों का समावेश रहता है।
इस तरह से हमने हीमोफीलिया जो रोग है इसके बारे में पूरा अध्ययन किया और इसी के साथ हमारा जो रक्त की संरचना का जो चैप्टर था जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस रक्त की संरचना को मेरा अनुरोध है कि सभी लोगों को इसको बार बार देखना चाहिए, पूरी तरह से इसको समझ लेना चाहिए और उसके अनुसार अपना जो भोजन है वो भोजन भी लेते रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी या लौह तत्व की कमी, इस तरह के जितने भी तत्व इसके रक्त के अंदर पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स की कमी, इन सब की कमी न होने पाए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। इसलिए रक्त की कमी को कभी न होने दें। धन्यवाद।